this video, we will discuss about class 12 physics chapter wave optic. The topic that we are discuss today is polarization of reflection and boosted law. यानी इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर वेव ऑप्टिक्स को कवर कर रहे हैं। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन या बूस्टेड लॉ। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बूस्टेड लॉ होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपका एक प्रकार का कोई सरफेस है। अब यहाँ पर एक लाइट, मान लीजिए इंसिडेंट लाइट इंटर यानी अनपोलराइज लाइट इंटर करती है। तो अगर अनपोलराइज लाइट इंटर करती है तो ये दो भागों में विभाजित होती है, यानी टू पार्ट में डिवाइड होती है। एक हो जाता है आपका रिफ्लेक्टेड लाइट और एक हो जाता है रिफ्रैक्टेड लाइट। यानी अगर कोई लाइट इंटर करे या इंसिडेंट लाइट, यानी अगर कोई लाइट इंटर करे और रिफ्लेक्टेड, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया। यहाँ पर हम नॉर्मल अगर बनाएं तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड लाइट, और इनके बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का। तो देखिए, बूस्टर लॉ हमको क्या बताता है। हमको बूस्टर लॉ ये बताता है कि अगर कोई लाइट जो है, अगर वो कोई लाइट इंटर करती है और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक आपका रिफ्लेक्टेड लाइट और एक रिफ्रैक्टेड लाइट, तो ये बताता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल 90 डिग्री का होता है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, यानी ये वाली जो लाइट होती है रिफ्लेक्टेड लाइट, ये वाली लाइट जो होती है वो कंप्लीट पोलराइज हो जाती है। यानी यहाँ पर क्या होगा, बूस्टेड और बताता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो क्या होती है, कंप्लीट पोलराइज हो जाती है। क्या हो जाती है, कंप्लीट पोलराइज हो जाती है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीट पोलराइज हो जाती है। पोलराइज का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वन डायरेक्शन में होता है। कंप्लीट पोलराइज का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ओनली इन वन डायरेक्शन में होगा। यानी बूस्टेड लॉ हमको क्या बताता है कि अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कंप्लीट पोलराइज हो जाती है। तो देखिए, अब बूस्टेड एंगल क्या होता है। तो बूस्टेड एंगल देखिए, अब इसी लॉ का हेल्प कर हम बूस्टेड एंगल को भी निकाल सकते हैं। यानी बूस्टर एंगल क्या होता है। तो बूस्टर एंगल देखिए, मान लीजिए आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सब शुरुआत में एयर में था, फिर बाद में इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया। तो यहाँ से अगर आपसे कोई बूस्टेड एंगल निकालने को कहता है तो क्या होता है, तो वहाँ से बूस्टेड एंगल की वैल्यू हो जाती है, यानी ये वाला जो एंगल होता है इसी का नाम होता है बूस्टेड एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा बी से। तो इसको हमने थीटा बी से रिप्रेजेंट किया, इसकी वैल्यू इक्वल टू म्यू के हो जाती है। तो यह है बूस्टेड एंगल के बारे में। यानी बूस्टेड लॉ हमको क्या बताता है, बूस्टेड लॉ हमको बताता है कि अगर कोई लाइट इंटर करती है, मान लीजिए अनपोलराइज लाइट है, वो इंटर करती है तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट। अगर रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीट पोलराइज हो जाती है। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन वन डायरेक्शन हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वन डायरेक्शन। अगर पोलराइज नहीं थी, अनपोलराइज थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं था। लेकिन जब ये पोलराइज हो जाती हैं, कंप्लीटली पोलराइज होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। तो बूस्टेड लॉ क्या बताता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तभी आपका जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कंप्लीट पोलराइज होगी। और बूस्टेड एंगल निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, टेन थीटा बी इक्वल टू म्यू। यानी जैसे ये मान लीजिए हमने इसको एयर में रखा, फिर ये अपना म्यू में चला गया, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया। तो अगर बूस्टेड एंगल की वैल्यू पूछता है तो टेन थीटा बी इक्वल टू म्यू, यानी जो म्यू की वैल्यू होगी वही टेन थीटा बी की वैल्यू होगी। जैसे एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि हमारे पास देखिए, जैसे एक सरफेस था, अब यहाँ पर एक लाइट आई, आपसे बूस्टेड एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बार ये कहाँ गई, एक यहाँ गई, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया, और ये आपका
रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, और इसकी वैल्यू है 1/√, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है √3। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टेन थीटा बी की वैल्यू बताइए, तो टेन थीटा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करें तो इक्वल टू √3 हो जाएगी। यानी अगर मैं आपसे थीटा बी की वैल्यू पूछूं तो हम जानते हैं थीटा बी अगर √3 कितने डिग्री में होता है, तो थीटा बी √3 60 डिग्री में होता है, तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये है आपका ब्रूस्टेड लॉ के बारे में। तो ब्रूस्टेड लॉ हमको ये बताता है कि अगर रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में 90 डिग्री होती है एंगल, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो कम्प्लीटली पोलराइज हो जाता है। कम्प्लीटली पोलराइज का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वन डायरेक्शन में होगा। वहीं अगर बूस्टेड एंगल पूछता है तो टेन थीटा बी इक्वल टू म्यू, आप यहाँ से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं बूस्टेड एंगल के, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया। मेलस लॉ क्या होता है तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो मेलस लॉ क्या है, तो देखिए मान लीजिए कोई आपके पास अनपोलराइज लाइट है, क्या है, अनपोलराइज लाइट है। तो मान लीजिए कोई आपके पास अनपोलराइज लाइट है, तो ये आपकी अनपोलराइज लाइट हो गई, ये क्या हो गई, आपकी अनपोलराइज लाइट हो गई मान लीजिए। तो अगर आपने अनपोलराइज लाइट को, ये आपकी क्या हो गई, अनपोलराइज लाइट हो गई, ये क्या हो गई आपकी अनपोलराइज लाइट हो गई। तो अगर आपने अनपोलराइज लाइट को पोलराइजर से पास किया, यानी अगर आपने अनपोलराइज लाइट को किससे पास कर दिया, पोलराइजर से पास कर दिया, यानी मेलस लॉ आपको इंटेंसिटी के बारे में ही बताता है। यानी जैसे शुरुआत में देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको अनपोलराइज लाइट हो गया, जैसे उसको अगर आपने पोलराइजर से पास किया तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी। जैसे ये आपका पोलराइजर मान लीजिए है, क्या है आपका पोलराइजर है, पोलराइजर है, जैसे मान लीजिए क्या है, पोलराइजर है। तो अगर इसको आपने पोलराइजर से पास किया, उसके बाद आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, तो इंटेंसिटी इसकी हाफ हो जाती है। जैसे मान लीजिए अनपोलराइज लाइट है, इसकी इंटेंसिटी I0 है, जब इसको आपने पोलराइजर से पास किया तो इंटेंसिटी हो गई I0/2। वहीं इसके बाद आपने इसको एनालाइजर, एक होता है पोलराइजर के बाद फिर एक एनालाइजर होता है। अब एनालाइजर में हम क्या लेते हैं, किसी थीटा एंगल पर, जैसे मान लीजिए ये आपका थीटा एंगल है पर ये क्या है, झुका है, तो वहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर I0/2 cos स्क्वायर फाई हो जाती है, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो म्यूकस लॉ बताता है कि अगर हमने कोई I0, जैसे अनपोलराइज लाइट है, तो अगर हमने अनपोलराइज लाइट को पोलराइजर से पास किया तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। वहीं अगर हमने इसको एनालाइजर से पास किया, अगर एनालाइजर से इसको पास करते, जैसे थीटा एंगल पर कहीं झुका है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I0/2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। यानी म्यूकस लॉ बताता है कि जैसे कोई अनपोलराइज लाइट है, उसको अगर हमने पोलराइजर से पास किया तो इंटेंसिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर उसके बाद एनालाइजर से पास किया तो उसमें इंटेंसिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यही म्यूकस लॉ हमको बताता है, इंटेंसिटी के बारे में ही बताता है। जैसे कोई अनपोलराइज लाइट है, उसको पोलराइजर से पास किया तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, हाफ। फिर हमने क्या किया, उसको एनालाइजर से पास किया तो इंटेंसिटी की वैल्यू I0/2 cos स्क्वायर थीटा हो जाती है, क्योंकि एनालाइजर में हम मान लेते हैं कि किसी थीटा एंगल पर क्या है, झुका हुआ है, तो इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाती है I0/2 cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए जैसे क्वेश्चन एक पूछ दिया आपसे कि मान लीजिए एक आपकी अनपोलराइज लाइट है, क्या है, अनपोलराइज लाइट है, मान लीजिए ये आपकी अनपोलराइज लाइट है। फिर इसको हमने पोलराइजर से पास किया, मान लीजिए पोलराइजर हो गया आपका, पोलराइजर हो गया। फिर इसकी इंटेंसिटी इसकी हाफ हो जाती है जब पोलराइजर से पास होता है, तो इंटेंसिटी की वैल्यू हमने क्या लिखा, हाफ लिख दिया, I0/2। मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी I0 थी, जब इसको पोलराइजर से पास किया तो I0/2 हो गई। वहीं एनालाइजर में हमने एंगल को क्या रखा, एंगल को हमने 45 डिग्री रख दिया, तो अब इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप यही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर एनालाइजर से पास होता है, अगर आपका एनालाइजर से पास होता है
तो वहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाती है आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका स्क्वायर है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1/√2 इंटू 1/√2 यानी 1/2, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई नॉट बाई 4, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट बाई 4। उसी तरह से एक क्वेश्चन और करा देते हैं। जैसे यही इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई अनपोलराइज लाइट है, मान लीजिए ये क्या है, अनपोलराइज लाइट है, ये क्या है, अनपोलराइज लाइट है। इसको हमने सबसे पहले क्या किया, पोलराइजर से पास किया। तो जब पोलराइजर से पास करेंगे तो इंटेंसिटी हम जानते हैं क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो इंटेंसिटी इसकी हाफ हो गई। वहीं अब हमने क्या रखा, एनालाइजर का जो एंगल था वो क्या रखा, 90 डिग्री रख दिया। तो आप पूछ रहे हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू बताइए। तो इस केस में जब एंगल 90 डिग्री हो गया तो आई की वैल्यू क्या निकालेंगे, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर एंगल हो गया 90 डिग्री, तो हम जानते हैं कि कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस तरह से आप म्यूकस लॉ और बूस्टर लॉ को आपने यहाँ पर सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।